टीचर पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको कि आपको बुक के कितना पोर्शन पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब। ठीक, तो आज हम बुक का पार्ट पढ़ेंगे। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। हो सर। स्क्रीन नहीं है, अब आ गई होगी। यस सर, आ गई। ठीक ठीक ठीक। सो मैं कल क्लास के बाद थोड़ा सा बैठा था, ऐसे खाली बैठा था। हम इसके बाद कॉन्सेप्ट पे आएंगे। ये सब चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि हम एग्जैक्टली रिसर्च पढ़ क्यों रहे हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, विल स्टार्ट। तो अभी आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो शायद आपके दिमाग में आए होंगे या नहीं आए होंगे, तो आना चाहिए। मेरे हिसाब से आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस आने चाहिए थे। जब भी आपने रिसर्च को पढ़ना शुरू किया, मैंने आज से 2 या 3 साल पहले पढ़ना शुरू किया था, तब मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चन नहीं आए जो अब आए। ठीक है, तो आपके दिमाग में होने चाहिए कि पहले तो रिसर्च पढ़ना क्यों है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन मेरे हिसाब से आप सभी के पास होगा अभी, है ना? कोई मुझे आंसर देगा इसका? एनीवन? to find solution for a problem. करेक्ट। हमने पढ़ा था सबसे पहले क्लास में कि रिसर्च का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मतलब कि कोई भी अगर हमारे पास सिचुएशन है, उसका सोल्यूशन निकालना है, उसमें कुछ बेटर करना है, तो विल गो फॉर रिसर्च। ठीक है, ये ठीक है। अगर हमें सिर्फ प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना था, तो हम इस पॉइंट ऑफ टाइम में, मतलब कि आप अभी बैचलर्स डिग्री में होगे या बैचलर डिग्री के एंड पॉइंट पे होगे या एमपीएड में होगे आप, या फिर पीएचडी में होंगे, जैसे कि मैं पीएचडी में हूँ, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्यों पढ़ना है, मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको रिसर्च क्यों पढ़ना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सीरियसली, अगर आप सिर्फ रिसर्च नेट के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप उस बॉक्स के बाहर निकल के सोचिए कि आपको रिसर्च का पर्पस क्या है। तो आपको बहुत सारे डायमेंशन ऐसे मिलेंगे और आपको बहुत इंटरेस्ट मिलेगा रिसर्च में। आपको रिसर्च इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्यों पढ़ाई जा रही है एकेडमिक्स में, जब आप बैचलर्स के एंड में है, मास्टर्स में है? टू गेन नॉलेज। ठीक, गेन नॉलेज तो आप स्कूल में भी कर रहे थे। सर कोई नई स्किल इम्प्रूव। सर बोलो बोलो। सर क्योंकि अब हम आगे चल के जैसे टीचर बनेंगे या मतलब कोई भी प्रोफेशन कोई भी चूज करेंगे, तो उसके अंदर हमें अपनी मतलब प्रॉब्लम्स सोल्व खुद करनी आनी चाहिए शायद। इसलिए क्योंकि एक ये वे भी प्रोवाइड कर रहा है ना कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं और उसको सोल्व कर सकेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हम स्कूल्स में थे, हम कॉलेजेस में आए, कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हमने ये सब पढ़ाई की, और धीरे धीरे है ना, हम किसी एक स्किल की तरफ डाइवर्ट होते गए, इस एक स्किल की तरफ स्पेसिफिक होते गए। जैसे स्कूल में हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, करीब हम 10 से 12 सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपने पूरे स्कूल के करियर में, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। साइंस होता है, सोशल स्टडीज होता है, मोरल साइंस भी होता है, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब कुछ होता है। ठीक, फिर हम 11th में आके एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेते हैं जिसमें होता है पीसीएम या पीसीएमबी। ठीक, फिर हम या कॉमर्स हो सकता है। उसके बाद हम और स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल वी ऑप्टेड फॉर फिजिकल एजुकेशन, तो हमने बैचलर्स डिग्री जो है बीपीएड में की। ठीक, अब बीपीएड में वी गेव 4 इयर्स या 6 इयर्स या 7 इयर्स टू बैचलर्स डिग्री या फिजिकल एजुकेशन या पर्टिकुलर कोई स्पोर्ट, जैसे माय गेम इज बास्केटबॉल। ठीक है, तो मैंने अपना इतना टाइम दिया बास्केटबॉल को। तो अभी पॉइंट ये है कि जब मैंने किसी एक पर्टिकुलर एरिया को इतना टाइम दिया, तो मैं उसमें स्पेशलाइज्ड हो गया, या फिर मुझे उसमें बहुत सारी नॉलेज हो गई जो और किसी को ना हुई हो, या जो बहुत लोगों के हुई हो लेकिन मुझे भी हुई। अब मैंने जब बास्केटबॉल को 6 साल स्टडी किया या मेरे साथ वो चीज रही गेम, तो मैंने उसमें बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस देखे, और इन अलग अलग डायमेंशंस के साथ मुझे दिखी कि इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। मतलब देयर आर प्रॉब्लम्स व्हिच स्टिल एग्जिस्ट और इनका सॉल्यूशन फाइंड किया जाना चाहिए। किसी को एक प्रॉब्लम दिखी, किसी को 2 दिखी, किसी को ए दिखी, किसी को बी दिखी, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स दिखी। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स उतने ज्यादा सॉल्यूशंस। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसलिए क्योंकि हम कहीं ना कहीं मास्टर हो चुके हैं, हम कहीं ना कहीं एक रिसोर्स पर्सन हो गए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे,
बैचलर्स में, मास्टर्स में, और धीरे से हम स्पेशलाइज हो जाएंगे। तो हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे अभी एग्जांपल दिया, कि हम रिसर्च में प्रॉब्लम सॉल्विंग को आगे बढ़ाएं, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हमें अपनी लाइफ में, अपने क्लासरूम में, अपने प्रोफेशन में दिख रही है, उसको आगे बढ़ाएं। तो ये एक होल एंड सोल उसका ऑब्जेक्टिव है। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही क्यों। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि यार क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई और तरीका नहीं है? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिसर्च ही क्यों, मतलब ये स्पेसिफिक वर्ड ही क्यों है रिसर्च? मैं कहूँ कि मैं सिंपली अगर सर्च कर लूँ तो क्या वो नहीं होगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी? रिसर्च वर्सेस सर्च, अभी इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है? सर मोस्टली प्रॉब्लम्स की जो सॉल्यूशन वो पहले से ही है, लेकिन वो उसको अपडेट करते रहना चाहिए टाइम के अनुसार। दैट्स व्हाई रिसर्च सर, उसी चीज को दोबारा मतलब कुछ मॉडिफाई करके सर्च करना। करेक्ट, दिस इज रिसर्च, वेरी गुड। और स्पेसिफिक अगर बात करें ना, तो सर्चिंग इज वेरी मच कैजुअल। जैसे कि वही शू वाला एग्जांपल ले, मैं गया शूज लेना था, इंटरनेट पे सर्च किया, रिव्यू किया, ठीक है ठीक है ठीक है, देख लिया, हाँ एवरीथिंग इज फाइन, चलो प्यूमा का जूता लेके आता हूँ, ठीक है, सर्चिंग इज फाइन। रिसर्च को स्पेसिफिकली लोगों ने या फिर एक्सपर्ट्स ने क्लेम किया है कि रिसर्च इज अ प्रोसीजर विच इज साइंटिफिक, जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, अगर हम स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने जाएंगे तो थोड़ा सा बोरिंग होगा, लेकिन आपको ऐसे समझ में आएगा। सर्च हो सकता है सिस्टमेटिक ना हो, लेकिन रिसर्च इज सिस्टमेटिक। ठीक है, रिसर्च इज सिस्टमेटिक। फिर सर्च हो सकता है साइंटिफिक ना हो, रिसर्च इज साइंटिफिक बेस्ड ऑन सर्टेन फिनोमिनास। सर्च जो है आपकी कोई लिमिट ना हो, कोई कन्फाइनमेंट ना हो उसकी, वो बाउंड्री लेस हो, लेकिन रिसर्च हैज टू बी कन्फाइंड। कहीं ना कहीं उसको आपको कन्फाइंड करना पड़ेगा कि आप कितने लोगों के साथ रिसर्च करोगे, कितने वेरिएबल्स पे रिसर्च करोगे, मोटर कंपोनेंट्स लोगे तो कौन से मोटर कंपोनेंट्स लोगे, उनको कैसे टेस्ट करोगे। अगेन दिस गोज अपॉन दिस पॉइंट सिस्टमेटिक। तो एवरीथिंग इज सिस्टमेटिक, प्लान्ड, कन्फाइंड, और जो उसकी मेथडोलॉजी होगी वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक और डिफाइंड होगी, या रिलायबल होगी, वैलिड होगी, एक्यूरेट होगी। ये सारे जो वर्ड्स हैं वो हमें रिसर्च में देखने मिलेंगे, ना कि सर्च में। ठीक है, तो इसलिए हम रिसर्च पढ़ रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंस है रिसर्च का। ठीक है, अब मैं कहूँ कि सिर्फ सिर्फ रिसर्च क्यों? ठीक है, ये हो सकता है आपको ये क्वेश्चंस ऐसा लगे कि यार ये क्वेश्चंस तो हमारे एकेडमिक से कोई रिलेट नहीं करते, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, कि ये जब क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपको रिसर्च पढ़ने का पर्पस बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस जो है आपके दिमाग में आने चाहिए, और हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस हो जो अभी तक ना आए हो स्क्रीन पे, पर आपके दिमाग में आने चाहिए, एंड देन ओनली यू विल। हाँ हाँ जी, हाँ जी, और कोई सर एक कुछ? चीज मतलब जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया, तो मतलब एक डाउट है। जैसे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, सपोज आपने बोला, जैसे सपोज नाइकी का शूज ले रहे हैं तो हम लोग रिव्यू देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ले लेंगे, लेकिन रिसर्च में अगर हम लोग जैसे ये एग्जांपल दे सकते हैं क्या कि कैसे वो परफॉर्मेंस को जैसे सपोज हमने सर्च करके नेट पे देख लिया कि ठीक है नाइकी का रिव्यू अच्छा है तो नाइकी स्पोर्ट शूज अच्छा है, लेकिन रिसर्च में हम ऐसा बोल सकते हैं कि नाइकी का शूज हम लोग और अच्छे से स्टडी करेंगे या फिर और वो करेंगे कैसे परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, क्यों नाइकी मतलब लेना चाहिए, बोल सकते हैं क्या मतलब? एग्जैक्टली एकदम सही बोला, बोल सकते हैं ना, यही बोलेंगे। देखो, अगर मैं कहूँ सर्च, तो मैंने सिंपली नेट पे गया, 2-4 बार सर्च किया, अलग अलग साइट पे सर्च किया, मुझे नहीं पता, हो सकता है वो जो पर्टिकुलर सर्च है वो नाइकी के ही स्पॉन्सर्ड हो, मतलब कोई ना कोई नाइकी से ही कोलैबोरेशन हो, तो वो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट गुड रिव्यूज आउट ऑफ दैट साइट। लेकिन अगर वो चीज सिस्टमेटिक है तो क्या होगा, यू विल ऑल्सो गो फॉर प्राइस, यू विल ऑल्सो गो फॉर कंफर्ट ऑफ द शूज, ठीक है, देन यू विल गो फॉर मटेरियल। तो आप कुछ एक पेरीफेरी सेट करोगे, आप कुछ वेरिएबल्स को सेट करोगे, दैट इज कन्फाइनमेंट। लेकिन रिसर्च में आपने कोई कन्फाइनमेंट नहीं किया था, ये सॉरी, सर्च में आपने कोई कन्फाइनमेंट नहीं किया था। रिसर्च जब आप करते हो तो सिस्टमेटिकली आप चीजों को कन्फाइन करते हो, साइंटिफिकली उनकी स्टडी करते हो। साइंटिफिकली मतलब यू कंपेयर प्राइस, अच्छा नाइकी का इतना है, प्यूमा का इतना है, तो दैट इज साइंटिफिक। कंफर्ट या फिर एम्पेरिकल कह सकते हैं हम इसको, कंफर्ट कितना है, तो कंफर्ट आपने हो सकता है पहन के देखा हो, यूजर्स ने पहन के देखा हो, किसी ने रिव्यू किया हो, ये सब। तो जब आप उसको बहुत ज्यादा प्लान्ड तरीके से करते हो और सिस्टमेटिक तरीके से करते हो विद साइंटिफिक रोबस्टनेस, तो आप कहते हो कि दैट इज अ रिसर्च, दैट इज नॉट अ सर्च। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सर एक और डाउट है। हाँ जी, सर जैसे सपोज
एक एग्जांपल लेते हैं कि कंटिन्यूस मतलब मुझे कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे कंटिन्यूस ट्रेनिंग से हमारा परफॉर्मेंस ठीक है, एक एथलीट है तो मतलब उसका अगर सपोज एक क्रॉस कंट्री रनर है तो उसका परफॉर्मेंस ऐसा होता है ना, कंटिन्यूस ट्रेनिंग से मतलब अच्छा होता है वो करके, हम लोग को करना चाहिए। ठीक तो मेरा एक ठीक वो है कि हम लोग रिसर्च में ऐसे बोल सकते हैं कि कैसे कंटिन्यूस ट्रेनिंग उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, कैसे वो इवेल्युएट करता है परफॉर्मेंस। कैसे इवेल्युएट इज समथिंग डिफरेंट। इवेल्युएट मतलब आप टेस्ट कर रहे हो उसको। आप ये कहना चाह रहे हो कि कैसे कंटिन्यूस रनिंग जो है आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है ना, ऐसा कुछ? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आ रही है। आप शायद यही क्वेश्चन है कि कंटिन्यूस ट्रेनिंग अगर हम दे रहे हैं तो हम कैसे रिसर्च के थ्रू इवेल्युएट करें कि कंटिन्यूस ट्रेनिंग से परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है ना। ठीक है, आप जब भी वापस आओ तो मुझे बताना, हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, फॉर टाइम बिंग वी विल कंटिन्यू और दिस। तो मेरा क्वेश्चन था कि हम और कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो अनसाइंटिफिक तरीके हैं, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी। रिसर्च इज अ साइंटिफिक वे। कुछ अनसाइंटिफिक तरीके हैं जिसको हम देख लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। दिस इज बहुत आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ दिस विल गिव यू ए क्लैरिटी। ठीक है, अभी आपने देखा हो एक है टेनेसिटी। टेनेसिटी क्या होता है? टेनेसिटी किसी को कोई आइडिया? एनी आइडिया? क्वालिटी टाइम सुपरस्टिशियस बातें जो होती हैं वो सब। करेक्ट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा कहीं सुना था कि जब भी सचिन तेंदुलकर जब भी बैटिंग करने जाते थे तो फर्स्ट ही यूज्ड टू पुट लेफ्ट लेग का जो पैड होता था वो डालते थे, ऐसा कुछ है ना। क्यों? यस क्योंकि सर। उससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, उससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। आपने देखा होगा कि कई प्लेयर्स जो हैं अपनी एक ही टाइप की जर्सी पहनते हैं या फिर वही जर्सी पहनना पसंद करते हैं जब भी उन्हें कोई पर्टिकुलर मैच खेलना हो या कोई कंपटीशन हो। तो देखा है ऐसा कुछ, या फिर आपने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया हो सकता है ऐसा। ये सब कुछ प्लेयर्स नंबर्स भी काफी वो प्रेफर करते हैं। हाँ, जैसे सहवाग जो था अपनी किट पे कभी नंबर नहीं लिखवाता था, है ना। ऑल्दो उसका नंबर था लेकिन कभी नहीं लिखाता था। तो दो सुपरस्टिशियस बिलीव्स वी कैन से एज टेनेसिटी। अब ये वर्ड थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप इस वर्ड को भूल जाओगे कल को अगर आपसे कोई दोबारा पूछे कि व्हाट इज टेनेसिटी। ये स्क्रीन आ रही है जहाँ पे? यस सर। आ रही है सर, आ रही है। तो आप भूल जाओगे कि टेनेसिटी क्या है, तो आपको याद रखना पड़ेगा व्हाट इज टेनेसिटी। ठीक है, तो ऐसे कई बार होता है कि एक कोच जो है पर्टिकुलर टाई लगाता है, पर्टिकुलर कलर की शर्ट पहनता है, तो ये सारे अनसाइंटिफिक मेथड्स। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको कि इनमें से कौन सा एक अनसाइंटिफिक मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ठीक है, तो उसमें अगर आप देखो टेनेसिटी तो डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज अनसाइंटिफिक मेथड, नॉट साइंटिफिक। दिस इज इक्विवेलेंट टू सुपरस्टिशियस या सुपरस्टिशन, बस इतना याद रखना। ठीक है, वैसे बहुत सारे बिलीव हम खुद भी कई बार फॉलो करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये करने से हमारे स्कोर्स अच्छे हो जाएंगे, या फिर हमारे पर्टिकुलर पेन, कई बार ऐसा होता है, मैं भी एक पेन यूज किया करता था एग्जाम लिखने के लिए कि यही पेन से एग्जाम लिखूंगा। तो दीज आर ऑल अंडर टेनेसिटी। ठीक है, फिर और कुछ हो सकता है इंट्यूशन, जैसे कि आपको लगता है कि यार सर अंदर प्लीज से एक गट बार और फीलिंग। एक्सप्लेन कर दो किस चीज को? टेनेसिटी को। एक सेकेंड एक सेकेंड। टेनेसिटी कुछ नहीं है, जो सुपरस्टिशियस बिलीव्स हम लोग रखते हैं किसी भी प्रॉब्लम से पहले या किसी भी चीज से पहले, और हमें लगता है ये करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आज मेरा एग्जाम है और मुझे एग्जाम अच्छा करना है, आई एम एंशियस माई एग्जाम। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि यार मैंने भगवान की पूजा कर ली, मैंने आज भगवान भोलेनाथ पे प्रसाद चढ़ाया है, तो व्हाट इज दैट, मैंने बोला कि अब मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा। दैट इज नोन एज टेनेसिटी। वो सुपरस्टिशियस बिलीफ है जो साइंटिफिक नहीं है, अनसाइंटिफिक है। कई लोग उसको मान के चलते हैं कि यही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लेकिन दैट इज नॉट ट्रू, अनसाइंटिफिक। ठीक है, यस सर, फिर थैंक गट फीलिंग एक होती है, इंट्यूटिव फीलिंग या गट फीलिंग या इंट्यूशन कहते हैं जिसको, जो अपने मन की आवाज आप कह सकते हो, या फिर ऐसा कुछ होता है जिसमें आप कहते हो कि यार आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी परफॉर्मेंस खराब होने वाली है।
आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ होने वाला है, और उसके बाद अगर आपको इंजरी हो गई, मुझे पहले पहले से पता था यार कि मुझे इंजरी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है कई बार आपको कुछ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस, यस सर। है ना? किया होगा, सबने एक्सपीरियंस किया होगा। दैट इज नोन एज गट फीलिंग। दैट अगेन इज एन अनसाइंटिफिक वे। ठीक है। फिर अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब कि किसी कोच ने या किसी एक बड़े इंसान ने आपको ऐसा कह दिया कि ऐसा करने से ही ऐसा होता है, ऐसा करने से ही फॉलो होता है ये, तो आपने ये मान लिया कि यही इसका अल्टीमेट रीजन है। या फिर अगर मैं ऐसा करूंगा, एग्जाम के पहले अगर मैं रनिंग करके आऊँ, किसी ने कह दिया कि यार मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, एग्जाम के पहले मैं रनिंग करके आऊँ तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, और वो कोई बड़ी अथॉरिटी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई IAS है जिसने कहा कि मैंने एग्जाम के पहले रनिंग की थी तो मेरा एग्जाम निकल गया, तो दैट इज अथॉरिटी। रेफरेंस टू सम अथॉरिटी हैज बीन यूज्ड इन सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है। आपने उसको वेरीफाई नहीं किया। जो रिसर्च होती है ना, साइंटिफिक वे जो होता है, दैट इज वेरीफाई, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो। अनसाइंटिफिक वे को आप वेरीफाई नहीं कर सकते। रिसर्च को आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है, प्रूव है उसका, लेकिन इसको नहीं प्रूव कर सकते। उसके बाद जो आपकी साइंटिफिक तरीके होते हैं, हमने पढ़ा था उनके एक कैरेक्टर है रिप्रोड्यूसिबल, दैट कुड बी रिप्रोड्यूस्ड। अगर आपने एक रिजल्ट को आज लाया, आप उसको दोबारा से ला सकते हो, लेकिन इन केस ऑफ अथॉरिटी और इन केस ऑफ अनसाइंटिफिक वेज आप उसको दोबारा से नहीं ला सकते। आई होप आई एम क्लियर टू यू। यस सर सर। अथॉरिटी मीन्स मतलब, एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ। सर ये अथॉरिटी मीन्स मतलब कहाँ पे यूज होगा रिसर्च में, क्या होगा इसका यूज, नहीं या फिर वर्ड कहाँ यूज होगा? नहीं, फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा इसका एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल आपके कोच हैं जो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और उनकी आप हर बात मानते हो, उनकी बात सही भी होती है, पर उन्होंने आपसे ऐसी कोई बात कह दी कि यार अगर तेरा कल एग्जाम है ना, तो एक काम कर, यहाँ पे प्रसाद चढ़ाओ, या फिर एक काम कर, एग्जाम के पहले ना तू अपने पेन को ऊपर से नीचे तक एक बार अपने बॉडी से ऐसे वो करना है, आपको मूव करना है, आपकी बॉडी पे पूरा मूव करना है पेन को। आपने इसको साइंटिफिकली वेरीफाई नहीं किया कि यार ऐसा क्यों करना है, दिस इज वियर्ड, लेकिन आपने कहा क्योंकि ये कोच ठीक है तो मैं कर लेता हूँ, हो सकता है इससे कुछ इंप्रूव हो जाए। तो उस अथॉरिटी का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर हुआ, या फिर उस अथॉरिटी का, क्योंकि आपने देखा हुआ कि यार ये ठीक ठाक है, मतलब मेरे से बड़े हैं, ये हमेशा मुझे अच्छी बात बताते हैं, तो यू स्टार्टेड डूइंग इट। ठीक है। उसका और कोई बहुत खास अलग नहीं है। जैसे कि कोई बुक है जिसमें कुछ भी लिखा हुआ है, कई वीडियोस आते हैं, कई बुक्स आते हैं जिसमें कुछ भी लिखा हुआ है, that is a book, that is a source of knowledge, but you don't need to blindly follow it. If you are doing it, that comes under authority. ओके सर। फिर रैशनलिस्टिक मेथड तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जैसे कि इस एग्जांपल को लेते हैं हम, तो हो जाएगा, बास्केटबॉल प्लेयर्स आर टॉल, टॉम थंब इज अ बास्केटबॉल प्लेयर, तो टॉम इज ऑल्सो टॉल, या टॉम भी लंबा होगा। तो ये क्या है, दीज आर लॉजिकल रीजनिंग। ये एग्जाम में भी बहुत सारी आती है, सिलॉजिज्म आता है, लॉजिकल रीजनिंग आती है। तो ये क्या है कि आप एक लॉजिक के बेसिस पे दूसरा लॉजिक, और दूसरे लॉजिक के बेसिस पे एक रिजल्ट देने की कोशिश करते हो, या एक के पीछे दूसरा, दूसरे से पीछे तीसरा, ऐसे आप लॉजिक्स देने की कोशिश करते हो। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये जो क्वेश्चंस थे ये आपके क्लियर होने चाहिए, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया। ठीक है। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, वील स्टार्ट फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। थोड़ा सा हमने ऑलमोस्ट कर लिया था कवर, बस हम उसकी थ्योरी, थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे, एक दो क्वेश्चंस देखेंगे और आगे की कोशिश करना है। ठीक है। बहुत सारी चीजें देखी थी हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या बताती है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पे काम करती है, व्हाट आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर पे काम करती है इंस्टेड ऑफ वाई। तो अगर कोई भी रिसर्च वाई फैक्टर को क्लेम कर रही है कि आपकी परफॉर्मेंस क्यों इंप्रूव हुई, कैसे इंप्रूव हुई, आपकी हाइट कैसे बढ़ी, क्यों बढ़ी, आपकी डाइट कैसे इंप्रूव हुई, क्यों इंप्रूव हुई, तो दैट इज नॉट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, नॉट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अगर कोई आपको बता रहा है कि व्हाट इज योर डाइट, तो मैं सुबह उठ के ब्रेकफास्ट में 500 कैलोरीज लेता हूँ, लंच में आई यूज टू टेक 1000 कैलोरीज, और ऐसा ऐसा, तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन, दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर डाइट प्लान, तो दिस कम्स अंडर डिस्क्रिप्टिव। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बहुत ज्यादा आपके ट्रेंड्स सेट करने में, या ट्रेंड्स को बताने में कि ट्रेंड कैसा चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे डेमोग्राफिक सेगमेंट लिखा हुआ है, एक पॉपुलेशन कैसी है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, वही जो सर्वे और सेंसस की कल हमने बात की थी, ऐसा ही कुछ। फिर एक छोटा सा और एग्जांपल देते हैं कि व्हाट इज द परचेजिंग पैटर्न ऑफ ब्रांडेड स्पोर्ट शूज, या फिर कौन सा जूता सबसे ज्यादा परचेज किया जा रहा है। मैंने कहा नाइकी परचेज किया जा रहा है, ठीक,
लेकिन उसके पीछे का रीजन मैं नहीं बता रहा हूँ। क्यों नाइकी क्यों परचेज किया जा रहा है? क्या उसकी ब्रांड वर्थ बहुत ज्यादा है, उसके स्टोर्स बहुत ज्यादा है, रिटेल स्टोर्स बहुत ज्यादा है, उसकी एसेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्या रीजन है? बस उस पर नहीं जा रहा हूँ मैं, सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, बस। ठीक है, अब इसमें एंड पॉइंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब आप देखो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मत समझो अभी, सिर्फ इतना सा देखो। मैंने बोला कि यार नाइकी जो है आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है, आपको पूरा समझ में आ गया, नाइकी बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, दिस वाज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, मैंने इसको रिसर्च में बोला नाइकी आज बिल्कुल चल रहा है, दौड़ रहा है मार्केट में। आपने को कहा कि सर नाइकी चल तो रहा है, लेकिन क्यों क्यों चल रहा है, मुझे ये फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल आप में से किसी ने कहा कि सर मैं रिसर्च करना चाहता हूँ नाइकी क्यों कर रहा है, तो क्या हुआ कि ये जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च थी जो मैंने की, दैट वर्कड एज अ प्लेटफॉर्म। आपको एक प्लेटफॉर्म मिला जिसमें आप एक और रिसर्च करो। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो मैंने की उसका रिजल्ट आपके लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह काम किया, और आपके पास एक और क्वेश्चन आ गया कि नाइकी क्यों कर रहा है। नाइकी कर रहा है तो पता चल गया, लेकिन क्यों कर रहा है? तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज अ बेसिस या प्लेटफॉर्म फॉर फर्दर रिसर्च। अब आप क्यों पे जाना चाहोगे अगर, या एनालाइज चाहोगे उसको, तो यू विल गो फॉर यू विल गो फर्दर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के आगे एनालिटिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी, ये सब रिसर्च आप करोगे। होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा। सर हाँ सर ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन जनरेट सर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ही करता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। जैसे कि कल हमने सेंसस वाला डेटा देखा था, मैंने अगर कहा कि सेंसस में ये होता है कि हमारी पॉपुलेशन में जो है मिडिल क्लास फैमिलीज जो है, मिडिल क्लास फैमिलीज जो है उनकी इनकम गिर रही है। दिस वाज प्योरली डिस्क्रिप्टिव कि मिडिल क्लास की इनकम गिर रही है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि यार मिडिल क्लास की इनकम क्यों गिर रही है, और यू टुक इट एज अ रिसर्च टॉपिक कि मिडिल क्लास की इनकम क्यों गिर रही है, आई वांट टू सर्च इंडिया में। तो दैट इज अ रिजल्ट ऑफ सब्सिक्वेंट रिसर्च। जो पहले रिसर्च हुई थी उसका एक रिजल्ट आया कि मिडिल क्लास की इनकम क्यों गिर रही है, एंड यू वेंट ऑन रिसर्चिंग इट। इज इट क्लियर? यस सर, यस। ठीक, फिर ये सब हमने देख लिया था, इसको हम थोड़ा बुक में देखेंगे। अगेन दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन विच कुड बी आस्क्ड, इसको एक बार देख लो फटाफट। अब पॉइंट ये है कि आपने ये क्वेश्चन देख लिया, आपको सब समझ में आ गया, आप बोलोगे कि सर अभी पढ़ा था 10 on 10 सब सॉल्व हो जाएगा। पॉइंट ये है कि अगली बार जब नेट इस क्वेश्चन को देगा तो इसकी जगह, सब्सिक्वेंट रिसर्च की जगह कुछ और टर्म होगा, ठीक है? और देन यू विल बी कंफ्यूज्ड कि सब्सिक्वेंट तो हमने पढ़ा था वो तो नहीं आया, अब क्या आया, एंड यू विल बी लुकिंग इन दीज 3 ऑप्शंस आल्सो। आप बोलोगे इन 3 में से भी कुछ सही हो सकता है। तो माय आइडिया इज कि जो फंडामेंटल चीजें हैं ना क्वेश्चन में जो एक्सप्लेन की जा रही है उसको आपको फोकस करना है, और वही आपको बताएगी कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, तो वर्ड्स पे थोड़ा सा जाओ, उसको समझो, और जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि एग्जैक्टली इसमें पूछा क्या है। ठीक है, आई होप क्लियर है। यस सर। ठीक यस है, सर। तो इसका आंसर तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है ऑब्वियसली, बट हो सकता है नेट आगे जाके ऐसे कुछ वर्ड्स डाल दे, ऐसा कुछ सेंटेंस डाल दे जिसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करना चाहे, पर डोंट गेट कंफ्यूज, बी विथ योर फंडामेंटल्स। जो अभी हम पढ़ रहे हैं दैट आर फंडामेंटल्स, उसके साथ रहो, आपको सारे क्वेश्चंस बनेंगे, आई बेट। पक्का बनेंगे, पक्का बनेंगे, चाहे एग्जांपल्स आए, रिसर्च एप्टीट्यूड आए, कुछ भी आए, बनेंगे। बस इन फंडामेंटल्स के साथ आपको रहना है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम बुक की तरफ जाते हैं, बुक देखेंगे हम, वही ये नेल्सन वाली बुक है, मैंने आपको बताया हुआ है पहले। हम्म। सर इसमें सर बेसिक रिसर्च यदि ऑप्शन होता तो मीन्स डिस्क्रिप्टिव भी होता, बेसिक रिसर्च भी होता तो क्या होता आंसर? गुड क्वेश्चन, लेट अस विजिट द क्वेश्चन अगेन। which type of search is ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। सब्सिक्वेंट रिसर्च के लिए अगर इसमें बेसिक भी होता, डिस्क्रिप्टिव भी होता, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता उसको सॉल्व करना। ऑल्दो आई वुड से कि उसका आंसर फिर दोनों ही सही होते। ठीक है, उसके बीच में, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लैरिटी नहीं दी है ना, है ना। सब्सिक्वेंट रिसर्च मतलब पहले जो हुई है उसके बेसिस पे आप करोगे, तो थ्योरीज भी पहले होती है, मतलब कि बेसिक भी होती है, डिस्क्रिप्टिव भी होती है, तो उसका आंसर दोनों ही होता। ठीक है, इन दैट केस थोड़ा सा मुश्किल है उसको आंसर करना। ठीक है, ये बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन था आपका।
इसलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हियर इट इज। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, कॉमन टेक्निक्स हमने कल देखी थी। क्वेश्चनर बहुत कॉमन है। क्वेश्चनर्स आपको पता होगा, एक सेट होता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, और वो क्वेश्चंस हो सकता है क्वालिटेटिव हो सकता है क्वांटिटेटिव हो, इट डिपेंड्स। ठीक, आगे जाके हम क्वेश्चनर्स को और भी स्टडी करेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा। ठीक, इंटरव्यूज बहुत सिंपल है। आप और मैं जब बात कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज इंटरव्यू। मेरी वॉइस क्लियर है? नहीं? यस सर सर। वॉइस क्लियर है। क्लियर है। इंटरव्यूज कुछ टाइप के होते हैं जो अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक, 3 टाइप के होते हैं बेसिकली इंटरव्यूज। वन इज स्ट्रक्चर्ड, वन इज अनस्ट्रक्चर्ड और वन कुड बी सेमी स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्या हो सकता है? सर सर जिसमें करेक्ट, जिसमें पहले से सारे क्वेश्चंस हों। ठीक है, और उस क्वेश्चन के अलावा और दूसरे कोई क्वेश्चंस ना, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाया, मेरे सामने बैठे और हम बात करने लगे, मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे, आप दिए, दैट्स इट। ठीक, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आर दोस टाइप ऑफ इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड क्लियर है शायद? तो सेमी स्ट्रक्चर्ड कौन से टाइप के इंटरव्यूज होते हैं? फॉर एग्जांपल कोई भी एक पॉलिटिकल पर्सन या फिर कोई एक एक्टर मान लेते हैं, एक्ट्रेस मान लेते हैं, कॉफी विद करण में आया, या फिर वो लोग आपकी अदालत में आए। आपने देखा होगा आपकी अदालत में लोग आते हैं, तो आपकी अदालत में जब वो आते हैं तो मोस्टली उनके क्वेश्चन सेट होते हैं। ठीक है, कि उन्हें कौन से क्वेश्चंस पूछे जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो पर्टिकुलर इंटरव्यू ले रहा है इंसान, ठीक है, जो इंटरव्यू ले रहा है वो कई बार इंटरव्यू से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है विच आर समवट रिलेटेड, वो कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ ना कुछ ऐसे Yes, sir. रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ डाउट पूछा मुझसे और मैंने आपसे आपका जवाब दिया, आपने उसी से रिलेटेड, जो मैंने आंसर दिया उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक और डाउट पूछ लिया, दैट इज नोन एज सेमी स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज वो होते हैं जहां पे जो बहुत इजी होते हैं। इजी मतलब कि आप सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से या फिर जो भी आप मेथोडोलॉजी चल रही है, आपका जो भी कन्वर्सेशन चल रहा है उसके हिसाब से आप क्वेश्चंस पूछते जाओ, चलो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं होते। ठीक, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड आर यूजुअली यूज्ड इन रिसर्च, जो भी हमारी रिसर्च होती है उसमें यूज किए जाते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड बहुत कम देखने मिलेंगे आपको, और ये तीनों एग्जांपल है कौन से, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव। ठीक, इंटरव्यूज आर ऑलवेज एन एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। अब आते हैं नॉर्मेटिव सर्वे। सर्वेज हमने कल देखे थे, सर्वे क्या होता है हम सबको पता है। नॉर्मेटिव सर्वे क्या होता है? नॉर्मेटिव सर्वेज किसी को पता है क्या होता है? सर जो नॉर्म्स पे बेस्ड होते हैं। नॉर्म्स पे बेस्ड नहीं होते, विच आर इम्प्लीमेंटेड टू फाइंड नॉर्म्स। हाँ सर, जो नॉर्म्स बनाने के लिए किए जाते हैं। नॉर्म्स बनाने के लिए, करेक्ट, एग्जैक्टली, नॉर्म्स बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब आप फिजिकल टेस्ट देते हो, कॉलेज में फिजिकल टेस्ट देते हो, स्कूल्स में फिजिकल टेस्ट देते हो, तो वहां पे ऐसा होता है कि अगर आपने एक स्प्रिंट को आपने इतनी देर में 7 सेकंड से 7.5 सेकंड्स में कंप्लीट किया, ठीक है, 50 मीटर 80 मीटर स्प्रिंट को आपने इतनी देर में कंप्लीट किया 50 मीटर को, तो यू विल बी स्कोर्ड विद 90 पॉइंट्स, है ना। और अगर आपने उसको 6 सेकंड में किया तो आपको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने उसको और ज्यादा में किया, मतलब 8 या 8.8 से 10 में किया, तो आपको 50 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये सारे सेट नॉर्म्स है। आपने देखा होगा ना, ये मेडिसिन बॉल बहुत यूजुअल है इसमें। मेडिसिन बॉल अगर वहां से वहां तक 14 मीटर है तो फुल नंबर, जो कॉलेजेस में भी होता है ना, या इतने सेटअप्स लगाए तो फुल नंबर। तो दीज आर ऑल नॉर्म्स। और ये नॉर्म्स कब बनते हैं? जब आप बहुत सारे लोगों को एक साथ डेटा जिनका आप चेक करते हो और उनके बेसिस पे आप नॉर्म्स बनाते हो। ठीक है, इज इट क्लियर? सर वंस अगेन। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आफर यूथ फिटनेस टेस्ट आपने देखा होगा, है ना, आफर यूथ फिटनेस टेस्ट देखा होगा आपने। तो उसमें क्या होता है कि एक होता है कि आपको नंबर ऑफ सिटअप्स लगानी है, 1 मिनट में आप कितने सिटअप्स लगाते हो। फॉर एग्जांपल आपने 60 लगाए, मैंने 40 लगाए, किसी और ने 30 लगाए। 60 वाले को हमने 100 ऑन 100 मार्क्स दिए, 40 वाले को हमने दिए फॉर एग्जांपल 80 मार्क्स,
और 30 वाले को हमने दिए 50% मार्क। ठीक, तो अब ये क्या हुआ, दीज आर नॉर्म्स विच आर ऑलरेडी सेट, और ये नॉर्म्स हमेशा सेट होते हैं एज ब्रैकेट में। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी 5 साल के बच्चे के लिए जो नॉर्म्स बने हैं दैट इज वेरी सिमिलर कि किसी 25 के एडल्ट के लिए भी वही नॉर्म्स हो। ठीक है, तो नॉर्म्स जब भी कोई सर्वे होता है, ये नॉर्म्स बहुत बड़े लेवल पे बनाए जाते हैं, 50 लोगों में नॉर्म्स नहीं बनते, ये नॉर्म्स बहुत बड़े लेवल पे बनाए जाते हैं, मतलब आपको हजारों और लाखों डेटा होने होते हैं, डेटा सेट्स होने होते हैं, उसके बेसिस पे आप बना सकते हो। ठीक है, क्लियर? सर ये सर ये सर हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारा जो भी एंट्रेंस होता है, हमारा कोई भी अपने फिजिकल एजुकेशन के लिए एंट्रेंस के टाइम पे, तो वो एक नॉर्मेटिव सर्वे का रिजल्ट है, जो उसके नॉर्म्स होती हैं। उसके जो नॉर्म्स है वो कहीं ना कहीं पहले रिसर्च हुई होगी या नॉर्म्स सेट हुए होंगे, उसी के बेसिस पे वो नॉर्म्स बनाए होंगे, या फिर उसी के बेसिस पे आपसे आज टेस्ट लिया जा रहा है ना। जैसे LNIP में एक छोटा सा ये है कि इफ यू रन 1000 मीटर इन 3 मिनट्स, अगर आप 3 मिनट के अंदर 1 सेकेंड, अगर आप 1000 मीटर को 3 मिनट के अंदर कंप्लीट करते हो तो यू विल गेट 100% मार्क्स। आई होप जो LNIP का जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट दिया है, जो है वहां से, वो उनको पता होगा ये चीज। 3 मिनट में करने पे पूरे फुल मार्क्स मिलते हैं अगर आपको। ठीक है, 3 मिनट के पहले भी किया तब भी फुल मार्क्स है, लेकिन अगर 3.1 हो गया, 3.1 हो गया तो आपको थोड़ा सा 95 पे ले आएंगे, और अगर 3.5 हो गया या 3 पॉइंट हो गया, ये 3.10 हो गया और उससे बड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है, तो आपको और 90 मार्क्स पे ले आएंगे। ठीक, तो ऐसे ऐसे आपके धीरे धीरे मार्क्स कम होते रहेंगे। तो एक सेट क्राइटेरिया है कि अगर किसी ने 3 मिनट से लेके 3.5 पे किया तो उसको 90 मार्क्स देना है। तो ये सेट क्राइटेरिया है, नॉर्म्स बिल्ड अप ऑलरेडी है, ये कोई अपने सब्जेक्टिव जजमेंट नहीं है, दीज आर ऑब्जेक्टिव मेजर्स। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिवली डिसाइडेड है। If you want, I can show you this image. आप देखना है आपको, मैं दिखा सकता हूँ, एक बार देख सकते हैं हम इसको। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। सी, अब ये आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या है, 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट का ये नॉर्म है। ठीक, 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट का ये नॉर्म है। अगर 8 साल का कोई बच्चा, 8 साल का कोई बच्चे वैसे फीमेल के लिए है, फॉर एग्जांपल 8 साल का कोई बच्चा, ठीक है, उसका हाईएस्ट स्कोर कितना होगा, 5.60। ठीक, हर 10 से अगर उसने 5.39 में किया तो 10 मार्क्स, 5.22 में किया तो 20 मार्क्स, 5.08 में किया तो 30 मार्क्स, और अगर 4.60 में किया जो कि सबसे कम है तो 100 on 100 मार्क्स। ठीक है, और दीज आर इन सेकेंड्स, ये सेकेंड में लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, अगर वो 12 इयर्स का है तो 3.90 पे 100 मार्क्स है, 70 मार्क्स चाहिए तो 3.96। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। यस, अभी तो क्लियर है। तो ये नॉर्म्स कहाँ से आए? क्या ये नॉर्म्स किसी ने ऐसे ही बैठे और बना दिए, अपने आप बना दिए? ऐसा नहीं, ये कहीं ना कहीं रिसर्च हुई होगी, हजारों लोगों ने डेटा दिया होगा, हजारों 8 साल के बच्चे 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट भागे होंगे, और उसके बेसिस पे ये नॉर्म्स बनाए होंगे कि अगर कोई बच्चा 4.67 में भागेगा तो उसको 70 मार्क्स दिए जाएंगे। क्लियर? यस सर। ऐसे ही सारे नॉर्म्स है, और बहुत सारी जगह ये नॉर्म्स होते हैं, बहुत सारी रिसर्चेस होती है, लोग PhD में नॉर्म्स बनाने का काम करते हैं, जैसे कि मेडिसिन बॉल थ्रो है, देखो मेडिसिन बॉल थ्रो में भी यही सब है। तो ये सब कॉमन एग्जांपल्स है नॉर्मेटिव सर्वे के। ठीक, नॉर्मेटिव सर्वे समझ में आया? यस सर। सिंपल सर्वेज भी होते हैं, नॉर्मेटिव सर्वेज भी होते हैं, तो कहीं अगर आपको टर्म मिले नॉर्मेटिव सर्वे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि क्या है, वन हु इज बिल्डिंग नॉर्म्स, नॉर्म्स के लिए जिसको यूज किया जा रहा है। ठीक है, फिर दूसरी डिस्क्रिप्टिव टेक्निक्स कौन सी है? केस स्टडी, जो कि हमने कल पढ़ा। ठीक, कोई भी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, पॉलिसी का, इंस्टीट्यूट का, किसी भी चीज का, कोई जरूरी नहीं कि इंडिविजुअल का ही हो, तो दिस कम्स अंडर केस स्टडी। ठीक है,
जॉब एनालिसिस हमारे काम करनी है। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च हमने देखा था कि जब उसका बिहेवियर हमको किसी का पता करना हो तो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में हम वो सब देखते हैं। तो ठीक है, बाय एंड लार्ज दिस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज ओवर। ठीक, अभी मेरे इसमें कुछ सवाल हैं आपको लेके कि आपने ये सब तो पढ़ लिया, लेकिन अब इसमें आप एक बात बताओ मुझे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हाइपोथेसिस हो सकता है? नो सर। जिन लोगों को हाइपोथेसिस नहीं पता, मैं एक छोटा सा उसका एक डिस्क्लोजर दे देता हूँ। हाइपोथेसिस हम आगे पढ़ेंगे। हाइपोथेसिस इज अ जनरल स्टेटमेंट, एक जनरल अजम्पशन, मैं जो मान के चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रिसर्चर हूँ, हमने जो कल बात की थी कि मैंने एक वार्म अप टेक्निक बनाई और मैंने कहा अपनी मेरी वार्म अप टेक्निक इफेक्टिव है, तो मेरा अजम्पशन है कि मेरी वार्म अप टेक्निक से परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव होता है। दैट इज माई अजम्पशन, दैट इज माई हाइपोथेसिस। ठीक है, तो वार्म अप टेक्निक विल इंप्रूव द परफॉर्मेंस, दिस इज माय हाइपोथेसिस। ठीक, ऐसे ही क्या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कोई अजम्पशन हो सकता है? नो सर। क्यों नहीं हो सर सकता? आपने कल बताया था ना कि एम्पिरिकल एविडेंस चाहिए मतलब इसमें रिसर्च में। हो सकता है सर। हाइपोथेसिस हो सकता है, क्यों हो सकता है? सर डेटा सर कैटेगरिकली न्यूमेरिकल होता है, दैट्स व्हाई। ठीक सर है, वो मेरे आपका हिसाब से नहीं होगा। ठीक ठीक ठीक, मेरे हिसाब से भी सुनो अभी। हाइपोथेसिस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में मोस्ट ऑफ द टाइम्स और 99% ऑफ सर क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम वही करते हैं जो मतलब एज जो जिसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो जैसा है जो ट्रेंड है हम उसी को फॉलो करते हैं, बस जो एज इट इज हमको उसको हम सिर्फ ऐसे डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन का करते काम करते हैं, हम सिर्फ डिस्क्रिप्शन का काम करते हैं, बहुत ज्यादा चीजें उसमें एक्सप्लेन नहीं करते इसका रीजन क्या है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस इसमें बहुत ज्यादा टाइम या 99% आई वुड से कि नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पशंस है, रिसर्च इज फ्लेक्सिबल, तो उसमें एग्जाम्पशंस है, लेकिन आप ये मान के चलो कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हाइपोथेसिस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि किसी भी चीज को जब आप डिस्क्राइब कर रहे हो तो आप कुछ भी मान के नहीं चलोगे, आपके कोई पर्सनल अजम्पशंस नहीं होंगे, यू जस्ट डिस्क्राइब वट एवर द थिंग इज। बस, अगर किसी की हाइट 7 फीट है और आप उस पर केस स्टडी कर रहे हो तो यू आर नॉट गोइंग टू अज्यूम एनीथिंग। आप सिर्फ ये कहोगे कि 7 फीट उसकी हाइट है और वो एक बहुत अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर है, उन्होंने इतने इतने मेडल्स जीते हैं, उन्होंने इंडिया को इतना रिप्रेजेंट किया है। नो हाइपोथेसिस सेट, नो अजम्पशन सेट, एंड कोई उसमें आपने प्रूफ नहीं किया कुछ भी। जहां आपको एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल याद रखना, हाइपोथेसिस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं रिसर्च इसमें यूजीसी नेट में कि हाइपोथेसिस कौन से टाइप की रिसर्च में होगा और कौन से टाइप की रिसर्च में नहीं होगा। आपको सिर्फ एक बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करना है, जिन जिन रिसर्च में यू नीड टू प्रूव, जहां जहां आप अगर प्रूव करने वाले हो किसी चीज को, फॉर एग्जाम्पल आपने एक रिसर्च ली जिसमें आपको प्रूव करना है कि आपकी वार्म अप टेक्निक अच्छी है, या फिर आपको प्रूव करना है कि नाइकी इज बेटर देन प्यूमा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपने कुछ हाइपोथेसिस लिया है और उसी सिचुएशन में यू विल से कि इस पर्टिकुलर रिसर्च में हाइपोथेसिस होता है। अगर किसी रिसर्च में, फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, आपको कुछ प्रूव नहीं करना, आपको सिर्फ डिस्क्राइब करना है या सिर्फ एक्सप्लेन करना है, उस केस में आप कहोगे कि इसमें कभी हाइपोथेसिस नहीं होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई? सर सर जैसे सर हमने सर मतलब जैसे होता है सर कि क्वेश्चन जब फाइंड आउट कर लेते हैं हम, उसके बाद हम हाइपोथेसिस लगाते हैं, सर ऐसा बोल सकते हैं कि क्वेश्चन ही फाइंड आउट नहीं हुआ है तो हम उससे पहले कैसे हाइपोथेसिस लगा लेंगे? क्वेश्चन के पहले तो हाइपोथेसिस वैसे भी नहीं होता, क्वेश्चन फाइंड होता है और उसी के बाद हाइपोथेसिस होता है। ये रिसर्च प्रोसेस में आएगा आपको। फॉर नाउ यू नीड टू रिमेंबर कि जहां भी आपको चीजों को प्रूफ करना है, सिर्फ उसी समय आपको, फॉर एग्जांपल अभी हम हिस्टोरिकल रिसर्च पढ़ेंगे, तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव के बाद हम हिस्टोरिकल रिसर्च पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपको ना हिस्टोरिकल रिसर्च में आपको ये जानना है कि इंडिया में जो गुरुकुल्स थे, जो इंडिया में एंशिएंट गुरुकुल्स थे, वहां पे फिजिकल एजुकेशन का स्टेटस क्या था। ठीक है, व्हाट वाज द स्टेटस, व्हाट हियर मींस डिस्क्रिप्टिव, फॉर एग्जांपल। ठीक, व्हाट वाज द स्टेटस, तो क्या आप कुछ अज्यूम करके चलोगे? स्टेटस अच्छा था, स्टेटस बुरा था, कैसा था, क्यों था, वो सब नहीं। जस्ट द पॉइंट इज यू आर जस्ट डिस्क्राइबिंग कि व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन गुरुकुल्स, आवर ट्रेडिशनल गुरुकुल्स। तो आप सिर्फ एक्सप्लेन करोगे कि गुरुकुल्स में आर्चरी सिखाई जाती थी, जेवलिन थ्रोइंग सिखाई जाती थी, तलवारबाजी सिखाई जाती थी, ये सब।
तो आपने कोई टेंटेटिव स्टेटमेंट या टेंटेटिव मतलब कि टेंटेटिव मतलब क्या होता है? सुपरस्टिशियस टेनेसिटी नहीं है ये, हाइपोथेसिस टेंटेटिव मतलब एक Achieve होता है करना। परमानेंट, एक होता है टेंटेटिव। टेंटेटिव मींस जो परमानेंट नहीं है, जो कि ठीक है, जैसे कि कोई इवेंट है उसकी टेंटेटिव डेट है 25 दिसंबर, तो ये अभी एक सेट डेट नहीं है, ये हो सकता है, बस अभी के लिए हमने कह दिया कि 25 दिसंबर को होगा भाई वो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं 25 तारीख को ही हो, आगे बढ़ सकता है, लेकिन टेंटेटिव डेट एक दे दी, ठीक है। तो दिस इज नोन ए टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है हाइपोथेसिस। तो उसके टेंटेटिव मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि ये कई बार रिसर्च में आता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका मतलब होता क्या है, ठीक। अगेन टर्मिनोलॉजी, तो टेंटेटिव स्टेटमेंट ये था कि हाँ, टेंटेटिव स्टेटमेंट हमारे पास कोई था ही नहीं हिस्टोरिकल रिसर्च में या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, इसलिए हमने कोई हाइपोथेसाइज नहीं किया इसको, और जब हमने किसी चीज को हाइपोथेसाइज नहीं किया तो वी डोंट वांट टू प्रूव एनीथिंग। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत सारे मतलब जो रिसर्च पढ़ लेते हैं उन्हें भी ये चीज समझ नहीं आती है किसमें हाइपोथेसिस होता है किसमें नहीं होता। यू डोंट नीड टू रिमेम्बर, याद नहीं करना है कि किसमें होता है किसमें नहीं होता है। सिंपली अगर कोई रिसर्च कुछ प्रूव कर रही है, कोई रिसर्च किसी चीज के रिलेशन बता रही है, तो आप कहोगे यस इट एग्जिस्ट, हाइपोथेसिस एग्जिस्ट इन इट। अगर कोई चीज कोई रिलेशन नहीं बता रही, कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं बता रही, कुछ सिर्फ डिस्क्राइब कर रही है चीजों को, तो यू विल से हाइपोथेसिस इज नॉट देयर। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। एनालिटिकल रिसर्च के बाद, सॉरी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बाद वी आर गोइंग टू स्टडी एनालिटिकल। हाँ, कोई डाउट? सर दोबारा बताना हाइपोथेसिस का क्या हाइपोथेसिस का क्या बताना है? सर, मतलब हाइपोथेसिस कौन सी रिसर्च में यूज होती है? मैंने बताया ना, हाइपोथेसिस उन रिसर्च में यूज होगी जिसमें आप किसी चीज को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ट्रेनिंग बनाई और आप कहोगे मेरी ट्रेनिंग से फुटबॉल स्किल्स इंप्रूव होती हैं या लॉफ्टेड किकिंग इंप्रूव होती है, तो आपके पास एक चीज है प्रूव करने के लिए कि मेरी ट्रेनिंग इंप्रूव करती है। अगर आपने कहा कि ये एक लॉफ्टेड किक है और इसको डिस्क्राइब करो, या किसी बच्चे को लॉफ्टेड किक सिखाना है, तो आप क्या करते हो, ये फुट को यहाँ प्लेस करना है, इतना फोर्स लगाना है, ये बॉल वहां जानी चाहिए, ऐसे ट्रेवल होना चाहिए, बस। तो यू आर जस्ट डिस्क्राइबिंग द फिनोमेना। डिस्क्रिप्शन डजंट मीन कि आपको किसी चीज को प्रूव करना है, तो उस केस में हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया तो अभी एनालिटिकल पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा उससे, ठीक है। आगे सर आगे। आ गया, वेरी गुड। ठीक है, एनालिटिकल रिसर्च क्या होती है? एनालिटिकल रिसर्च बहुत सिंपल सी चीज है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम, कि इंडिया में जितने भी ओलंपिक मेडलिस्ट आए हैं उनकी आपको एक लिस्ट दे दी गई, ठीक है। आपको मैंने एक लिस्ट दी कि इंडिया में यार इतने लोगों के ओलंपिक मेडल्स आए हैं, बीट टीम बीट एनीवन, जो भी उस टीम में थे उतने इतने लोगों की लिस्ट आए हैं, ये मेडल्स हैं उनके, ठीक है। सिल्वर मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल है, ये वो। आपने उस डेटा को लिया और आपने उसकी स्टडी की बहुत ध्यान से, और आपने पाया कि मोस्टली जितने लोगों के मेडल आए हैं दे आर अमंग दिस एज ग्रुप। आपने उसमें एक चीज और एनालाइज की कि मोस्टली जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हरियाणा से आ रहे हैं। 90% जो लोग हैं, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, 90% जो लोग हैं वो हरियाणा से आ रहे हैं, उनका स्टेट जब देखा आपने। और आपने एक चीज और एनालाइज की कि यार इसमें जो 80% जो पॉपुलेशन है जिनके मेडलिस्ट आए हैं, जो मेडलिस्ट है ओलंपिक मेडलिस्ट है, ठीक है, दे आर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, ठीक है। तो क्या किया आपको, मैंने तो सिर्फ एक लिस्ट दी थी आपको, मैंने सिर्फ एक इंफॉर्मेशन का एक परफॉर्मा दिया था, और उसके बेसिस पे आपने क्या किया, ये इंफॉर्मेशन कैसे निकाली आपने, एनालाइज करके आपने उसको बहुत ज्यादा एनालाइज किया, और यू फाउंड कि 24 टू 29 ईयर्स ऑफ एज जिनकी थी उनके मेडल्स मोस्टली हैं, हरियाणा से लोग हैं बहुत ज्यादा, और रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं 80%। तो दिस वाज प्योरली योर एनालिसिस, आपने इसको एनालाइज किया था। तो एनालिटिकल रिसर्च इज टाइप ऑफ रिसर्च दैट इन्वॉल्व्स इन डेप्थ स्टडी and evaluation of available information, and this is the most important statement in analytical research, कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, आप किसी नई इंफॉर्मेशन पे नहीं जा रहे। ये जो परफॉर्मा मैंने आपको दिया था, ये जो इंफॉर्मेशन दी थी, सिर्फ इसी के बेसिस पे आपने ये सारे इंटरप्रिटेशन निकाले, आपने कोई नई चीज नहीं लाई, सिर्फ अवेलेबल इंफॉर्मेशन पे आपने कुछ इवेल्युएट किया, कुछ एनालाइज किया, और आपने कहा कि ये रिजल्ट्स हो सकते हैं।
दिस इज नोन एज एनालिटिकल रिसर्च। समझ में आया? यस सर। है ना? यस सर। इन सिंपल टर्म्स, जहां भी आपके पास कोई सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसमें आपको कुछ अलग से, आपको कुछ उसमें अलग से इंफॉर्मेशन ऐड ऑन नहीं करनी, सिर्फ जो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन है उसमें से कुछ कुछ पैटर्न्स निकालने हैं कि इसके होने से ऐसा हो रहा है, इसके होने से ऐसा हो रहा है, इनकी एज इतनी है इसलिए ऐसा हुआ, या जैसे कि मैं कहूँ कि इंडिया की जो, जैसे बहुत लोग क्लेम करते हैं ना ऐसा कि इंडिया जो है, इंडिया मतलब क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम जो है होम ग्राउंड में 90% मैच जीतती है ना? होम ग्राउंड में जो 90% मैचेस जीतती है, तो दैट वाज एनालिसिस। किसी ने जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी उसके बेसिस पे ये कहा कि इंडियन क्रिकेट टीम होम ग्राउंड पे जब भी खेलती है तो मोस्टली टाइम जीत जाती है, तो दिस वाज प्योरली एन एनालिसिस। ठीक है, दिस इज एनालिटिकल रिसर्च। ठीक है, यस सर। ठीक। एनालिटिकल रिसर्च के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग छोटे, मतलब कुछ कुछ टाइप्स होते हैं, जिनमें से कुछ हम पढ़ेंगे, कुछ हम आगे के लिए छोड़ेंगे। तो जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ नेट। अगर आप चीजों को एनालाइज करोगे, अगेन मैंने जब नेट के पेपर को एनालाइज किया, 3-4 सालों के पेपर को जब एनालाइज किया जो मैंने दिए हुए हैं, उसमें मैंने देखा कि एक हिस्टोरिकल रिसर्च का क्वेश्चन है ही, मतलब है ही, एक एक्शन रिसर्च का क्वेश्चन बिल्कुल आता है। हो सकता है आगे ना आए, आता ही आता है, और मोस्टली होगा कि इसमें से कोई एक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि दीज आर द इंपॉर्टेंट वन। तो अभी ये मेरा पर्सनल एनालिसिस था और इसके बेसिस पे मैंने कुछ इंटरप्रिटेशंस निकाले। ठीक, तो दिस इज नोन एज एनालिटिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है? हिस्टोरिकल रिसर्च में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कोई हाइपोथेसिस होगा? नो सर। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च वो रिसर्च है जो कुछ पर्टिकुलर चीज पे मैं रिसर्च करने जा रहा हूँ विदाउट बीइंग एक्विंटेड विथ मेरे अपने क्या इंटरप्रिटेशंस होंगे उसको लेके, या फिर मुझे क्या मिलने वाला है वहां पे। तो वो सब छोड़ के मैं सिर्फ जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको देखने जा रहा हूँ, दैट इज नोन एज हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च कोई भी पास्ट इवेंट जो भी हो चुका है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूट जैसे काम किया। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक बहुत अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आपने देखा होगा राजकुमारी अमृत कौर स्कीम, सुना होगा कभी ना कभी तो, यस सर। है ना? यस अगर सर। मैं आज एक रिसर्च शुरू करूं कि क्या रीजन था राजकुमारी अमृत कौर स्कीम वाज कोलैप्स्ड या फिर वाज सस्पेंडेड, इसका क्या रीजन था? ठीक है, तो दिस इज अ पर्टिकुलर इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट या पॉलिसी जो कि सस्पेंड हो गई, और मैं इसके बेसिस पे इसको एनालाइज करना चाह रहा हूं, तो दैट कुड बी टर्म्ड एज हिस्टोरिकल रिसर्च। या फिर इंडिया ने जब आज से 10 साल बाद इंडिया कोई अगर ओलंपिक को स्टार्ट करता है और उस, या फिर होस्ट करता है, उससे 100 साल बाद या 50 साल बाद अगर उसकी स्टडी हो कि इंडिया ने किन टर्म्स पे ओलंपिक को होस्ट किया था, दैट विल बी नोन एज हिस्टोरिकल रिसर्च। ये हम अपने फिजिकल एजुकेशन में बात कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन में बात कर रहे हैं। इन केस हम इसको बहुत सारी चीजों में देखें, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 या फिर कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, जैसे कि बाबरी मस्जिद अभी बहुत ज्यादा एक उसमें रहा था, है ना? बाबरी मस्जिद को अगर हम स्टडी करने जाए तो दोज विल बी टर्म्ड और दोज विल बी क्लासिफाइड अंडर हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में ये उतने काम का नहीं है, पर नेट में थोड़ा सा इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। कहाँ से आते हैं वो आई विल टेल। हिस्टोरिकल रिसर्च इज क्लियर? नहीं? सर ये एनालिटिक का ही पार्ट है ना सर? एनालिटिकल रिसर्च। ओके सर। एनालिटिकल इसलिए क्योंकि इसमें कुछ डेटा होता है और उसके डेटा के बेसिस पे आप एनालाइज करते हो, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि राजकुमारी अमृत कौर स्कीम, ठीक है, ये स्कीम थी। अब जब मेरे पास इसका डेटा आया तो मैं इसको एनालाइज करना शुरू करूंगा और मैं ये कहूंगा कि यार कहीं ना कहीं की जो गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग थी वो कहीं ना कहीं कम थी, या वो बंद कर दी गई थी इसलिए स्कीम को बंद करना पड़ा, या फिर इस स्कीम ने रिजल्ट्स नहीं दिए या फिर परफॉर्म नहीं किया इसलिए स्कीम को बंद करना पड़ा, या फिर मेरा एनालिसिस ये भी हो सकता है इसको लेके कि लोगों ने या फिर जो उस टाइम के स्पोर्ट्स पर्सन थे या कोचेस थे उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया, तो लैक ऑफ सपोर्ट, इसकी वजह से भी इसको बंद करना पड़ा। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स पे मैं एनालाइज करूंगा और उसके बेसिस पे मैं कहूंगा कि राजकुमारी अमृत कौर स्कीम वाज अ हिस्टोरिकल स्कीम, लेकिन वो बंद कर दी गई फॉलोइंग वर द रीजंस। ठीक है, क्लियर? यस सर। अभी हिस्टोरिकल रिसर्च ये जो हमने पढ़ा
ये बहुत ज्यादा काम का नहीं था, ये सिर्फ उसका एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग थी। क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च इज द क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड, ये तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें। नो सर। एक सेकेंड। नो सर। ठीक। Historical research is a qualitative method. It depends on primary, secondary data. अब ये क्या है? Primary, secondary, internal criticism. Excuse my spellings, वो थोड़ा सा external criticism. ठीक। अगर आपको हिस्टोरिकल रिसर्च पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नेट में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दीज आर दी 4 पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर वेरी वेल, और आपको इसी पे फोकस करना है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल रिसर्च की डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है, क्यों है, कैसे होती है, वो सब आप समझ गए। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है, कौन से डेटा प्राइमरी होते हैं, कौन से डेटा सेकेंडरी होते हैं, व्हाट इज एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, व्हाट इज इंटरनल क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म्स क्या होते हैं और इनको क्यों किया जाना है, बस। अगर आप इन 4 टर्म्स पे काम कर लें तो आपका 80% क्वेश्चन सॉल्विंग जो है नेट में वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हम इन 4 पे आज बात करेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, इस पे 1 मिनट में आते हैं। दिस इवेंट्स बीइंग इन्वेस्टेड हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस, मतलब कि जो चीज हो चुकी है ऑलरेडी उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च, या उसी पे हिस्टोरिकल रिसर्च होती है। उसके लिए एक और टर्म है एक्स पोस्ट फैक्टो। किसी ने पहले सुना है? यस सर। आपने सुना होगा, इसमें आता है बहुत ज्यादा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या है? एक्स का मतलब हुआ होता है जो हो चुका पास्ट में, पोस्ट मतलब कि वही पास्ट, एक्स पोस्ट जो पुराना हो चुका, और फैक्ट जो पुराना हो चुका, या फिर उस फैक्ट की स्टडी जो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। उस फैक्ट की स्टडी जो ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज नोन एज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अगर उस पर हम रिसर्च करें तो दैट वुड बी टर्म्ड एज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, मतलब किसी भी चीज के होने के बाद, ठीक है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च, अगर कोई स्टेटमेंट आता है, फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट 1 सेज हिस्टोरिकल रिसर्च इज काइंड ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इज इट ट्रू और रॉन्ग? सही है, गलत है? ट्रू सर। ट्रू सर। आपको अब ये दिमाग नहीं लगाना, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने पढ़ी है, पहले मुझे भी ऐसा लगता था एक्स पोस्ट फैक्टो कुछ अलग होगा, हिस्टोरिकल रिसर्च कुछ अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है। बट एक्स पोस्ट फैक्टो इज अम्ब्रेला टर्म जिसके अंदर हिस्टोरिकल रिसर्च आती है, क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च में भी हम उन्हीं इवेंट्स को पढ़ते हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक। तो एक्स पोस्ट फैक्टो के अंदर ही हिस्टोरिकल रिसर्च आती है जो ऑलरेडी टेकन प्लेस। देयरफॉर द रिसर्चर्स हैज नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स। इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, जो चीज हो चुकी सिर्फ आप उन्हीं को एनालाइज करोगे, सिर्फ आप उन्हीं को डिस्क्राइब करोगे, दैट्स इट। आप जो पुराना हो चुका है उसके बेसिस पे आप कोई चेंज नहीं कर सकते, मतलब आप उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मैनिपुलेट भी टर्म याद रखना आपको, मैनिपुलेट मतलब कि चेंज करना, ठीक है। आप उसको नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी चीज हो चुकी है, उसके रीजंस को आप चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ रीजन को पता लगा सकते हो, दैट टू विथ एनालिटिकल रिसर्च, है ना, करेक्ट? यस सर। So this is historical research. It is also not possible for him to repeat or reenact the event. He can merely interpret. Interpret मतलब कि ये भी एक टर्म है। अपना जो उसको लग रहा हो। हाँ, इंटरप्रेट। आपने मुझे एक क्वेश्चन पूछा और मैंने उसको इंटरप्रेट किया कि यार ये मजाक कर रहा है, या फिर he or she is fooling me। ये क्वेश्चन पूछ के हो सकता है ये मेरा टाइम वेस्ट करना, तो ये मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन था। लेकिन अगर मेरी जगह कोई और होगा तो बोलेगा नहीं, दिस इज अ जेन्युइन क्वेश्चन, तो वो उसका पर्सनल इंटरप्रिटेशन था। इंटरप्रिटेशंस आर दी एक जो मतलब मैंने जो उसको जैसे सोचा या मैंने उसको जैसे समझा, दैट इज नोन एज इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसका आप एग्जैक्ट टर्म देख के कहीं नोट डाउन कर रहे हो तो प्लीज इसको भी लिखना, इंटरप्रिटेशन को, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल रिसर्च पे आते हैं। 4 जो हमने बात की थी उस पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक। सबसे पहला था प्राइमरी डेटा।
अब इसको आपको सिर्फ समझना है, आप अपना दिमाग सब खोल लो और सिर्फ आपको इसको समझना है प्राइमरी डेटा क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, पेपर में कोई न्यूज छपी, ठीक है, पेपर में आज के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा कि जितने भी नेशनल प्लेयर्स हैं, जितने भी लोगों ने नेशनल खेला हुआ है, या फिर आज से 50 साल पहले के पेपर में एक न्यूज छपी कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है नेशनल लेवल के, हम उनको 10,000 रुपीज देंगे, ठीक है। व्हाट इज दिस? प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा? सेकेंडरी डेटा सर। सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा, बिकॉज वो चीज किसी और ने, अभी मैंने एक चीज नहीं बताई, वो मैं आपको बताऊंगा, किसी और ने बोली थी, लेकिन उसको रिपोर्टिंग किसी और ने किया। मतलब कि बोली वो थी किसी मिनिस्टर ने, ठीक है, और उसको किसी ने इंटरप्रेट करके या फिर न्यूज फॉर्म ने इंटरप्रेट करके उसको किसी और तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा वो होता जब मिनिस्टर खुद कोई लाइव रिकॉर्डिंग आके, या फिर कोई उनकी खुद की एक वीडियो होता, खुद का कोई ऑडियो होता है, खुद की राइटिंग में सिग्नेचर के साथ अगर कोई स्टेटमेंट निकाला होता, नोटिस निकाला होता, दैट वुड हैव बीन टर्म्ड एज प्राइमरी डेटा, ठीक है। लेकिन हर वो डेटा जो सेकेंडरी या सेकेंड हैंड होता है, अगर आप इसको बहुत अच्छे और भी अच्छे से समझना चाहते हो, जो सेकेंड हैंड होता है, दैट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जो अभी हमने स्कीम देखी थी, अभी मैं आपको एक नॉर्म बताया था मैंने, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, गाइडलाइंस ऑन नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम। दिस वाज एन इनिशिएटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट 2015। इसकी एक पीडीएफ फाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी की, ठीक है। व्हाट इज दैट, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा? प्राइमरी डेटा सर। प्राइमरी डेटा सर। क्यों प्राइमरी डेटा है? सर क्योंकि ये डायरेक्ट हमें गवर्नमेंट की साइड से मतलब मिली है, गवर्नमेंट के थ्रू ही हमारे पास आई है। करेक्ट, दैट इज नोन एज प्राइमरी डेटा। एक और लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, नीरज चोपड़ा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, दैट इज व्हाट इज इट, प्राइमरी और सेकेंडरी? प्राइमरी सर। प्राइमरी सर। प्राइमरी सर। नीरज चोपड़ा सर आवाज अपनी आवाज क्लियर नहीं है? क्लियर है सर। नीरज चोपड़ा ने अपनी जो बायोग्राफी थी वो किसी को बताई, किसी और को बताई, किसी एक राइटर को बताई, क्योंकि नीरज चोपड़ा इज स्पोर्ट्स पर्सन, वो राइटर नहीं है, किसी राइटर को बताई, और उस राइटर ने नीरज चोपड़ा की कहानी को अपने वर्ड्स में लिख दिया। नीरज चोपड़ा की ही कहानी है लेकिन अपने वर्ड्स में लिखा। क्या है ये? सेकेंडरी डाटा सर। सेकेंडरी डेटा। क्योंकि नीरज चोपड़ा ने उन्हें जो भी बताया था, कहीं ना कहीं जो वर्ड्स हैं वो उनके हैं, कहीं ना कहीं जो टेक्सचर है वो उनका है, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया होगा इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल, या वो अच्छा दिखे या कोई अच्छा साउंड करे उन सबको, तो दैट इज सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो हिस्टोरिकल सर वो रिसर्च में उस राइटर के लिए तो प्राइमरी डाटा होगा ना, हमारे लिए सेकेंडरी डाटा है वो। हाँ, हमारे लिए सेकेंडरी डेटा है। लेकिन अगर नीरज चोपड़ा का खुद का वीडियो कोई आए और उसमें वो बताए कि मैंने ऐसे किया था, मैंने ये ट्रेनिंग की थी, XYZ किया था, दैट विल बी टर्म्ड एज प्राइमरी डेटा, ठीक है। अभी इसमें एक छोटी सी एक लास्ट चीज और बची। आपने देखा होगा कई बार पेपर में बहुत बड़ी न्यूज आती है और उसके बाद छोटा सा एक कोटेशन मार्क में भी होता है कि पीएम मोदी अनाउंस्ड, या फिर उन पीएम मोदी ने वहां पे आके ऐसे ऐसे किया, या उनके कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं कि जैसे, या फिर मैं ये कहूँ कि वी कंडेम द अटैक ऑफ पाकिस्तान, और ऐसे कुछ कुछ वहां पे लिखा हुआ है। दिस व्हाट इट इज, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा? न्यूज में आया है प्राइमरी। सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डाटा सर। प्राइमरी क्यों है, सेकेंडरी क्यों है? सर सेकेंडरी इसलिए क्योंकि ये हमें न्यूज़पेपर के थ्रू मिला है। ठीक, क्या सर प्राइमरी उसके सेम वर्ड्स को। एग्जैक्टली। जब भी दिस इज नोन एज कोटेशन, डबल कोटेशन, आपने देखा होगा बहुत सारे कोट्स हैं जो डबल कोटेशन मार्क्स में लिखे जाते हैं, जैसे कि बी द चेंज यू वांट टू सी, दिस इज कोटेड बाय महात्मा गांधी। अगर इसे जब भी कोई लिखेगा तो इट हैज टू बी इन एग्जैक्ट टर्म्स, ऐसे ही लिखना पड़ेगा उसे, बी द चेंज यू वांट टू सी, उसे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी के वर्ड्स थे, ये किसी और के इस पे इंटरप्रिटेशंस अलाउड नहीं है, उनको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। बहुत सारे कोटेशंस होते हैं जो डबल कोट में होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो डबल कोट में होते हैं, दैट हैज टू बी in double quotation mark in order to maintain its authenticity or in order to call it a primary data. Clear? So like a definition.
डेफिनेशन, एग्जैक्टली, वेरी गुड, डेफिनेशंस। डेफिनेशंस जैसी हैं वैसी ही लिखना होता है, दैट इज प्राइमरी डेटा। फॉर एग्जांपल आपको आज से 10 साल पुराना या आज से 100 साल पुराना किसी केदार जाधव मान लेते हैं जो हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट थे रेसलिंग के, उनका एक लेटर मिलता है, ठीक है, लेटर मिलता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे कहता है कि इनकी राइटिंग है, बिल्कुल इन्हीं की राइटिंग है, इन्हीं का सिग्नेचर है, ठीक है, और इन्होंने कुछ लिखा हुआ है जो कि कोटेड मार्क्स में है, या फिर इनको इंटरप्रेट करके किसी ने अपने रिसर्च आर्टिकल में लिखा जो कोटेशन मार्क्स में है, जो लेटर में ऐसे का ऐसा लिखा हुआ था, दिस वी नो की प्राइमरी डेटा है। अभी ये क्या होगा जो कोटेशन मार्क में है, प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी सर। सेकेंडरी। सर कोटेशन वाला प्राइमरी होगा। कोटेशन वाला प्राइमरी होगा, ठीक है, बाकी सब सेकेंडरी हो सकता है, लेकिन जो भी कोटेशन मार्क्स में लिखा हुआ है एज इट इज यहाँ से आया है, दैट हैज टू बी प्राइमरी डेटा, ठीक है। तो कोटेशन मार्क्स यूज इसलिए किया जाता है। हाँ सर इट मीन मतलब कोटेशन मार्क्स में जो भी लिखा है वो हमेशा प्राइमरी डाटा हो, चाहे वो कितने लोगों ने भी यूज कर लिया हो, वो कहीं से भी आया हो। बिल्कुल प्राइमरी डेटा, ठीक है, कोई डाउट ओके नहीं सर। होगा उसमें, बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो आपको समझ में आया ये ठीक है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे जैसे कि एक सीडी, डीवीडी, वीडियो वीडियो प्लेयर, ऑडियो प्लेयर, ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपको, या ऐसे कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, तो वहाँ डोंट गेट कंफ्यूज, उसको देखो कि वो किस रेफरेंस में कहा जा रहा है, और उस बेसिस पे आप आंसर कर सकते हो कि वो प्राइमरी है सेकेंडरी है। बस जो फंडामेंटल्स हैं दैट विल रिमेन सेम। प्राइमरी के क्या है, प्राइमरी इज फर्स्ट हैंड, सेकेंडरी सेकेंड हैंड, दैट्स इट। उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। अब आते हैं हम इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म पे, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, टाइम हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको No, कंप्लीट sir. करते हैं, ठीक है। सिंस वी No, आर sir. सिंस वी आर डिपिंग थरली इनटू दिस रिसर्च थिंग, इसलिए थोड़ा सा हम स्लो चल रहे हैं, ठीक। तो मेरे हिसाब से जो भी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, मेरे हिसाब से उनके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे, और आप थोड़ा सा इसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि हम रिसर्च जल्दी जल्दी में सारा कुछ पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमारे बेसिक बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होते। तो दिस रिसर्च इज फोकस, दिस क्लास इज पर्टिकुलरली फोकस्ड कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए, पॉलिश हो जाए, ताकि आगे आपका पेस अगर बढ़ भी जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्योंकि पता यही होगा, अगर आप एक बार पूरी साइकिल कंप्लीट कर लोगे, रिसर्च पढ़ लोगे, और आपसे क्वेश्चंस बनना बंद हो जाएंगे, देन देयर विल बी नो सेंस ऑफ, आपने जितनी भी मेहनत की है दैट विल बी ऑफ नो सेंस, ठीक है, दैट विल गो इन वेन। तो आप एक ही बार पढ़ो और इस पूरी टाइमलाइन को बहुत अच्छे से कंप्लीट करो, तो आपको सारी चीजें पूरी क्लियर भी होंगी और आपसे क्वेश्चन भी बनेंगे, ये मेरा मानना है, ठीक है। अगर किसी और का कुछ और मानना है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल और इंटरनल क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या होता है? सर किसी भी बात को क्रिटिसाइज करना, मतलब उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करना, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये मेरी एक फोटो है बराक ओबामा के साथ, ठीक है, मैं आया, मैंने कहा कि यार ये देखो मैंने एक सेल्फी लेके आया बराक ओबामा के साथ, ठीक है, आप क्या कहोगे? एडिट कर दिया है साथ में। ठीक है, ठीक। उसका आप कहोगे कि सर इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कैसे प्रूव करोगे कि ये वाकई बराक ओबामा है, या फिर कैसे प्रूव करोगे कि एडिटेड नहीं है, या फिर आपने इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया, रेदर देन एक्सेप्टिंग इट कि ये वाकई फोटो जो है जेन्युइन है, आपने इसको क्रिटिसाइज किया है, एंड यू आस्क्ड फॉर प्रूफ, या यू आस्क्ड फॉर रीजंस, एम्पेरिकल एविडेंसेस कि ये कैसे हम मान ले कि सही है, दैट प्रोसेस इज नोन एज क्रिटिसिज्म। जब भी, क्यों ये हिस्टोरिकल रिसर्च में ही क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो दो टर्म्स है ना, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, इंटरनल क्रिटिसिज्म, ये किसी भी और टाइप की रिसर्च में नहीं देखने मिलेंगे, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा जहां से आता है वो कई बार सोर्सेज ऐसे हो सकते हैं कि मैं कोई रिसर्चर हूं और मैं कहीं से कुछ भी डेटा लेके आ जाऊं, मैंने बोला कि यार ये जो बुक है ये हमारे जो लेट जनरल विपिन सिंह रावत जी हैं उन्होंने लिखी थी, मैं एक डिफेंस पर्सनल का रिसर्चर हूँ, मैंने बोला कि ये जो रिसर्च, अब वो तो चले गए, वो तो नहीं रहे, है ना, ठीक है, वो तो नहीं रहे, उन्होंने, मैंने बोल दिया कि मैंने क्लेम कर दिया, मैंने सिग्नेचर भी लिया उनके कुछ कुछ, मैंने कहा कि लेट जनरल विपिन सिंह रावत की एक वो है, बुक है जो मेरे पास है, सिर्फ उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी, या फिर एक लेटर है जो मेरे पास है। अभी आप कोई भी न्यूज पेपर या कोई भी इंसान इसको ऐसे तो नहीं मान लेगा ना कि यार नहीं, ऐसा तो नहीं मान सकते हम, जब तक वो इंसान खुद ना कहे। तो उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, उसको इवेल्युएट किया जाता है कि व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस
लेटर, व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक, ये कैसे आप क्लेम कर रहे हो कि ये फोटो उसी चीज की है जिसकी आप क्लेम कर रहे हो। डन विथ क्रिटिसिज्म, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो द प्रोसेस ऑफ जजिंग वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड रिलेवेंस, चारों चीजों को याद रखो। जजिंग जो हमने अभी देखा, वैलिडिटी क्या ये वाकई ट्रू है, रिलायबिलिटी क्या इस पे भरोसा किया जा सकता है, रिलेवेंस इसका क्या नाता है, ऑफ डेटा इज कैरिड आउट थ्रू टू डिवाइसेस, एक्सटर्नल और इंटरनल क्रिटिसिज्म। और इन सिंपल टर्म्स हम कहें कि ये क्रिटिसिज्म से हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं कि जो चीजें आप लाए हो वे सही है या नहीं है। ठीक है, अब व्हाट इज एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म? इन चार चीजों को अगर आपने याद कर लिया, आपकी चीजें बहुत ज्यादा सॉर्ट हो जाएंगी। मैं कल आपको दिन में कुछ अराउंड 10 क्वेश्चंस भेजूंगा विच विल बी फोकस्ड ऑन, उसमें से 5 या 7 क्वेश्चंस होंगे हिस्टोरिकल रिसर्च के, आपके टीचमेंट पे ही वो अपलोड होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होंगे, आप उनको सॉल्व करोगे, आपको ये पूरा जो आप हमने आज डिस्कशन किया है आपको रिकॉल हो जाएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू आंसर इट। अगर आपने वो 7-8 क्वेश्चंस में से 5 या 6 सही आंसर कर लिए, समझ लेना आपको हिस्टोरिकल रिसर्च पूरा समझ में आ गया। ठीक है, कल आपको भेजूंगा, थोड़ा सा आप अपडेट रहना, दिन के टाइम या दोपहर के टाइम में आपको भेजूंगा। इट विल हार्डली टेक 10 मिनट्स, प्लीज आप अपना 10 मिनट्स देना ताकि आपको जो भी लर्निंग है आपको बहुत कॉन्क्रीट हो जाए। ठीक, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या है? फॉर एग्जाम्पल इसी बुक का हम लेते हैं जो लेट जनरल विपिन सिंह रावत ने लिखी है। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म वो है जो बात करता है ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस ऑफ सोर्स। अगर मैं कहूं कि ये किसी डिफेंस पर्सनल ने लिखी है, दैट इज लेट जनरल विपिन सिंह रावत ने लिखी है, तो अपने आप ये मानोगे ना कि यार हाँ ये तो बहुत बड़ा नाम है, अगर इन्होंने लिखी है तो ये बुक बहुत अच्छी होगी। मानते हो इस चीज को? यस सर। Yes. द ऑथेंटिसिटी ऑफ सोर्स ऑफ डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना। ऑथेंटिसिटी एंड जेन्युइननेस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा इज नोन एज एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। लेकिन इंटरनल क्रिटिसिज्म इज इस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, दैट इज नोन एज इंटरनल क्रिटिसिज्म। मतलब कि जो डेटा है, अंदर जो डेटा है, एक तो सोर्स ऑफ डेटा हो गया, सोर्स ऑफ डेटा इज बुक, गेटिंग, सोर्स ऑफ डेटा इज बुक, लेकिन इस बुक के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है, जो चैप्टर्स लिखे हुए हैं, जो उन्होंने रिवील किया हुआ है कि हमारा डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है, हमने चाइना के अगेंस्ट कैसे प्लान किया था, हमारे क्या क्या डिफेंस मैकेनिज्म है, वो सब जो ऑथेंटिक है या नहीं है, दैट हु विल डिसाइड, दैट इंटरनल क्रिटिसिज्म विल डिसाइड। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। यस सर। जैसे कि एक छोटा सा और एग्जांपल सर लेते कुछ हैं। और एग्जांपल, सर कुछ और बिल्कुल एग्जांपल। बिल्कुल आपको आ जाएगा। ये किसी ने पढ़ा, ये क्या है जो मैंने अभी लिखा? न्यूज़पेपर हिंदू। The Hindu is the one of the biggest name, one of the most familiar or popular name for students, those who are pursuing for UPSC या फिर those who are pursuing competitive examination के लिए prepare कर रहे हैं। The Hindu एक बहुत authentic source है, correct? यस सर। तो Yes. जो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है दैट इज फुलफिल्ड, मैंने मान लिया। अगर आपने कहा कि सर ये जो है द हिंदू न्यूज़पेपर, इसको पढ़ो, मैं बोलूंगा बिल्कुल यार ये द हिंदू तो बहुत बढ़िया न्यूज़पेपर है, आई विल आल्सो रीड, थैंक यू सो मच। तो दिस इज एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। लेकिन मैंने जब उसको पढ़ा और मैंने देखा कि उसका एक जो आर्टिकल था यार वो बहुत ही बेकार था, मतलब वो बहुत अच्छा नहीं था। उन्होंने बोला है कि चाइना ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, या फिर हमारी जो फाइनेंशियल अभी इंडिया जो है ओमिक्रॉन के लिए बिल्कुल रेडी नहीं, और इंडिया जो है बहुत बुरी स्थिति में आ जाएगा ओमिक्रॉन के चलते। ठीक है, मतलब इंडिया के अगेंस्ट बहुत नेगेटिव बातें उन्होंने लिख दी। उस केस में नेगेटिव इन व्हाट सेंस कि वो सही नहीं है, बातें जेन्युइन नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है, कुछ भी लिख दिया, मतलब हमारे यहाँ 100% वैक्सीनेशन हो गया, ये लिख दिया उन्होंने, द हिंदू ने। ये मान लेते हैं द हिंदू ने एक आर्टिकल लिखा और उन्होंने बोला कि 100% वैक्सीनेशन इज डन इन इंडिया। तो द हिंदू तो अपने आप में एक बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, दैट इज लोअर क्रिटिसिज्म और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म इज नोन एज लोअर क्रिटिसिज्म। लेकिन जब मैं उसके अंदर के एक आर्टिकल को पढ़ने बैठा और मैंने देखा कि द इंफॉर्मेशन विच कंसिस्ट, मतलब विच इज इन द हिंदू न्यूज़पेपर, जो उसके अंदर है, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। और मैंने कहा कि जो इंटरनल क्रिटिसिज्म है दिस इज नॉट फुलफिल्ड, दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिफाइड, मतलब मुझे ये नहीं मिला, इंटरनल क्रिटिसिज्म इसका फुलफिल नहीं हुआ। समझ में आया? यस सर। है ना? तो दो चीजें हैं यहाँ पे, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो नो प्रॉब्लम, हम इसको एक बार और देख सकते हैं। दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो जो सोर्स का ऑथेंटिसिटी है, मतलब जिस सोर्स से वो बात आई है उसकी ऑथेंटिसिटी, और जो वो बात एग्जैक्टली है उसकी ऑथेंटिसिटी।
फॉर एग्जाम्पल कोई बुक लिखी जिसमें ये कहा गया, किसी चीफ मिनिस्टर ने, आज से 10 साल बाद चलो मोदी जी ने बुक लिखी कि वी वर प्लानिंग, ठीक है, एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि इंडिया ऑन इन 2020s, इंडिया इन माई 2020s। अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खुद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो एक बहुत जेन्युइन पर्सनैलिटी है, उनकी ऑथेंटिसिटी पे कोई डाउट कर ही नहीं सकता। तो उनकी बुक जो आएगी, जो बुक उनकी आएगी रिटन बाय पीएम मोदी खुद, तो वो बुक बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है, बहुत ज्यादा एक्सटर्नली क्रिटिसिज्म उसका फुलफिल्ड है, अब उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता बाहर से। लेकिन उसका कुछ डेटा हमने ऐसा देखा जिसमें उन्होंने कहा कि यार बीजेपी 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 ने ऐसा किया, बीजेपी ने वैसा किया, इंडिया की बात नहीं करके बीजेपी की बात करना। या फिर उन्होंने कहा कि मेरे टाइम पे इंडिया ने स्पोर्ट्स में कुछ भी नहीं किया या बहुत कुछ कर दिया है, ऐसा कोई डेटा जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है, जो थोड़ा सा बायस्ड है। उस केस में मैं कहूंगा कि बुक तो पीएम मोदी ने लिखी है, लेकिन इंटरनल क्रिटिसिज्म अभी उसका फुलफिल नहीं हुआ। मतलब डेटा जो अंदर है वो ठीक नहीं है, सोर्स बहुत ठीक है, सोर्स इज गुड बट द डेटा इनसाइड द सोर्स इज नॉट गुड। तो एक्सटर्नल सोर्स और लोअर क्रिटिसिज्म इज नोन एज एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, इंटरनल क्रिटिसिज्म इज नोन एज हायर क्रिटिसिज्म। क्लियर? यस सर, नाउ इज क्लियर। ये इसका सिनोनिम है, एक्सटर्नल को लोअर भी कहा जाता है, इंटरनल को हायर भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, इसको चाहे तो लिख लो, क्योंकि ये भी एक बार नेट में क्वेश्चन आया हुआ था कि विच क्रिटिसिज्म इज नोन एज लोअर क्रिटिसिज्म या हायर क्रिटिसिज्म, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप वी आर वेरी मच दिस क्लियर अबाउट दिस हिस्टोरिकल रिसर्च थिंग। यस सर। यस सर। अभी मैं शर्त से कहता हूँ, पुराने कितने भी पेपर निकाल लो और हिस्टोरिकल रिसर्च का कोई भी क्वेश्चन निकाल लो, आपको वो बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। 80% तो बनना ही बनना है, क्योंकि उनमें यही सारी चीजें, बातें बातें जो है वो रिपीटेडली की गई हैं। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन हम इसका सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। चलो, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, लॉन्चिंग अ पूल, देखते हैं। चलो, अभी आपको आंसर करना है। टाइम अप। मोस्ट ऑफ दी लोगों ने आंसर कर दिया, मतलब 50% लोगों ने आंसर किया। कोई ऐसा जिसको ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो? एनीवन, सबको समझ में आया? क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो हम इसके बाद डिस्कशन कर चुके हैं Clear, sir. historical research, है ना? क्लियर है सर। ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। तो ऐसा कुछ, अगर इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया, आई बेट इससे सारे जो क्वेश्चंस का लेवल है हिस्टोरिकल रिसर्च में थोड़ा सा नीचे ही होगा। ये सबसे अच्छे लेवल का क्वेश्चन था हिस्टोरिकल रिसर्च में। अगर आपने इसको इंटरप्रेट कर लिया, मतलब सिट रिलैक्स, आप हिस्टोरिकल रिसर्च समझ गए हो। ठीक है, लेकिन रिवीजन जरूरी है, तो आपको वो सब याद रहना चाहिए, एक्सटर्नल, इंटरनल, प्राइमरी, सेकेंडरी, व्हाट एग्जैक्टली हिस्टोरिकल रिसर्च, बस इतना सा। ठीक है, लेट्स कॉल इट अ डे। मेरे हिसाब से क्लास ठीक रही होगी, आपको ये सब समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम स्लो चल रहे हैं, आई नो इट कि हम स्लो चल रहे हैं, बट नो प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको समझ में सब कुछ आ रहा है, देन नो, यू डोंट नीड टू वरी कि ये स्लो जा रहे हैं, फास्ट जा रहे हैं। फास्ट जाके भी कहीं नहीं पहुंचना इज ऑफ नो सेंस। ठीक है, समझ में सबको आना चाहिए, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव।
Yes, sir.